Hello, dear banking aspirants and regulatory body aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, अगर आप कमिंग मंथ्स में या नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दिस सीरीज इज़ फॉर यू। गाइज, ये फाउंडेशन सीरीज है जो हमने अर्ली डेज में स्टार्ट की है ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए पूरा टाइम मिले और आपको अपने जो जो भी लेक्चर्स कवर करने हैं वो आप इसी सीरीज में कवर कर पाओ। तो दिस इज लेक्चर नंबर 4 फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज इन योर फाउंडेशन सीरीज। चलिए गाइज, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ये सेव्ड रहे आपके पास। और गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ, बस 30 सेकेंड्स लगेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। अगर आपको अपनी स्पीड से प्रिपेयर करना है, आपको वेट नहीं करना इन लेक्चर्स का, तो और साथ साथ आपको हर चैप्टर के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। आपको बस करना क्या है गाइस, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in, EDUTAP edutap.in। और जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ पे बीच में है बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आर बैंकिंग कोर्सेज। यहाँ पे आपको हमारे दोनों कोर्स दिखेंगे इस, ये हमारा कॉम्बो कोर्स है, फुल वीडियो कोर्स जिसमें आप अपने रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम आरबीआई की भी तैयारी कर सकते हैं, साथ साथ आप अपने बैंकिंग एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी प्लस इंटरव्यू गाइडेंस एंड वीकली मेंटर टॉक मिलेगा। और इस पर 76% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं हम अभी। द कूपन कोड इज जुलाई 76, ये सिर्फ जुलाई में वैलिड रहेगा। और गाइज, ये है आपका बैंकिंग एग्जाम महापैक। अगर आप सिर्फ एग्जाम बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी की कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। और इस पे भी हम 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज बैंक70। द बेस्ट पार्ट इज गाइज, इन कोर्सेज की वैलिडिटी पूरी 1 साल रहती है। 1 साल, कम से कम 1 साल, तो आप इसको 1 साल तक यूज कर पाओगे अपने हर बैंकिंग एग्जाम की नीड के लिए। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। चलिए, तो ये था गाइज हमारे कोर्सेज के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो गाइज, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे जो आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जैसे 1+1 करने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है, एंड के पास। तो सबसे पहले बेसिक मैंने आपको क्या समझाया था गाइज, कि सब्जेक्ट हमेशा, सब्जेक्ट ऑलवेज एग्रीज विद इट्स, वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। फिर हमने देखा था कि अगर दो सब्जेक्ट्स कब हो सकते हैं एक सेंटेंस में, अगर दो नाउन्स एंड से कनेक्टेड हों तो। सो इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड यूजिंग एंड, दे टेक अ प्लूरल वर्ब। फिर हमने देखा था कि एंड के अलावा और कोई भी कंजंक्शन आ जाए तो याद रखना 1+1 नहीं हो सकता, मतलब दो सब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट हो सकते। दो सब्जेक्ट क्रिएट करने की एबिलिटी सिर्फ एक वर्ड के पास होती है, और वो कौन सा होता है, एंड। तो एंड के अलावा कोई भी कंजंक्शन मिले, जैसे विद, अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, बिसाइड्स, जस्ट लाइक, और कुछ भी मिल जाए, याद रखना सेकंड नाउन को हम सब्जेक्ट नहीं कंसिडर करते, सिर्फ फर्स्ट नाउन को देख के हम अपनी वर्ब डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक हमने कर लिया था गाइस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, अब इन नेक्स्ट रूल्स पे। तो नेक्स्ट है गाइस, ये कुछ वर्ड्स देखना एक बार। each, everybody, everyone, everything, anybody, anything, somebody, someone, something, nobody, मैं और भी लिख देता हूँ यहाँ पे, no one, nothing, any and every। ये 12 वर्ड्स याद रखना गाइज आज के बाद। इन वर्ड्स का पहले मैं आपको हिंदी मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको इनसे आप इनको रिलेट कर पाओ। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। एवरीबडी, हर एक। एवरीवन, हर कोई। एवरीथिंग, हर चीज। एनीबडी, कोई भी। एनीथिंग, कुछ भी। समबडी, कोई एक भी। समवन, कोई भी। समथिंग, कुछ भी। नोबडी, कोई एक भी नहीं। वन, एक। नो वन, कोई एक भी नहीं। नथिंग, कुछ भी नहीं। एनी, कोई। एंड एवरी, हर। तो इन वर्ड्स को बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों क्रिएट किया गया गाइस, ये समझना। दीज वर्ड्स, दे ऑलवेज एक्सप्रेस सिंगुलैरिटी,
ये सिंगुलैरिटी के लिए यूज किए जाते हैं। जब आपने किसी सेंटेंस में सिंगुलैरिटी पे फोकस करना है, मतलब आपने एक एक को इंडिविजुअली बात करनी है आपने, जैसे एवरी वन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज अराइव्ड या हैव अराइव्ड, क्या आना चाहिए गाइस? मैं आपसे सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूँ, चलिए आप अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट से बताना गाइस, एवरी वन ऑफ देम। अगर आप यहाँ पे अपनी मर्जी से वर्ब लगाते तो सच बताना गाइस, चैट बॉक्स में बताना आप यहाँ पे क्या वर्ब यूज करते। एवरी वन ऑफ देम हैज सबमिटेड या हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स? जी एवरी वन ऑफ देम हैज लिखते या हैव लिखते? सच बताना। आई थिंक आप सभी एग्री करोगे सर हम तो हैव लिखते। क्यों? ध्यान किस पे जा रहा है? देम पे। हमें लग रहा है बहुत सारों की बात हो रही है, तो एवरी वन ऑफ देम हैव सबमिटेड। लेकिन यही गलती होती है गाइस इंग्लिश में, यहाँ पे हैव नहीं, क्या आएगा? हैज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर एवरी वन है, देम नहीं है। तो ये भी यही, इसीलिए मैं आपको ये वर्ड्स लिखवा रहा हूँ गाइस, इन वर्ड्स को याद कर लेना अच्छे से। ईच, एवरी वन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनी वन, एनीबडी, एनीथिंग, वन, एनी एंड एवरी। अगर ये वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएंगे तो आंख बंद करके मान के चलना आज के बाद कि वर्ब क्या रहने वाली है? सिंगुलर। सो दीज प्रोनाउंस they refer to individuals one by one. So the verb is always singular even if they seem plural in meaning. तो इन वर्ड्स के साथ याद रखना गाइस, वर्ब हमेशा क्या रहती है? सिंगुलर रहती है। जैसे एग्जांपल देखना, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट हिज एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इज, आर नहीं इज, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? ईच। एवरीबडी इन द ऑडिटोरियम was waiting eagerly for the PM's address. Everybody, सब्जेक्ट यहाँ पे everybody है। Everything in the newly built library appears to be, appears क्यों आ रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? Everything, everything सिंगुलर है, और हमें वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता था गाइस? वर्ब में एस ई एस ऐड करना पड़ता था, याद है? सो एवरीथिंग इन द न्यूली बिल्ट लाइब्रेरी अपीयर्स टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। नीदर ऑफ द प्रपोजल्स हैज बीन फाउंड प्रैक्टिकल। नीदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक भी प्रपोजल एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा प्रैक्टिकल नहीं माना गया है। Nobody from the opposition was willing to accept the government's claims. Someone in the crowd is constantly shouting slogans against the administration. And one of the main reasons for the crisis is poor governance. अब आप सोच रहे हो सर ये वन ऑफ द रीजंस क्यों आ रहे हैं? वन ऑफ द रीजन नहीं होना चाहिए गाइज, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं। अगर याद रखना गाइज, इन वर्ड्स के बाद ऑफ लग जाता है ना, ऑफ, तो आगे याद रखना जो आगे आने वाला नाउन होगा वो प्लूरल रखा जाएगा। क्यों? ऑफ का मतलब क्या होता है? चूज करना, का, के, की। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट। एवरी वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से हर एक लड़का। एवरी या वन ऑफ द मेन रीजंस, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोलते हो, या इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। अब इकोनॉमीज और भी ग्रो कर रही हैं, उनमें से एक इंडिया है, हम ये कह रहे हैं। तो वन ऑफ द मतलब उनमें से एक, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग अब्रॉड, वन ऑफ द मेन रीजंस। लेकिन वर्ब याद रखना क्या रहेगी हमेशा? सिंगुलर। सो वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द क्राइसिस इज पुअर गवर्नेंस। तो हमें क्या याद रखना गाइस, अगर ये वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए तो आंख बंद करके मान के चलना कि वर्ब क्या रहने वाली है? सिंगुलर। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो ये वर्ड्स स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों बनाए गए गाइस? सिंगुलैरिटी को फोकस करने के लिए। और सिंगुलैरिटी को फोकस करना मतलब इंडिविजुअलिटी को, और इंडिविजुअल होने की वजह से वर्ब क्या रहती है इनके साथ? हमेशा हमेशा सिंगुलर। ठीक है, जैसे एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द टेंडेंसी, no one in the spectators was happy with the decision, या each of the participants has arrived on time. So ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे गाइस अब आपको ये। ठीक है, अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखो दो तीन वर्ड ही हैं याद रखने वाले, बाकी तो सब कॉमन है। जैसे ईच हो गया, एनी हो गया, और एवरी हो गया, ये याद रखना। बाकी सारे सब में क्या आता है? वन बॉडी, वन बॉडी, वन बॉडी, वन बॉडी। Everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, no one, nobody, nothing, anyone, anybody, anything। ये तो याद ऐसे हो जाएंगे। और उसके अलावा each, every and any,
ये वर्ड्स अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गए तो आंख बंद करके मान के चलना वर्ब क्या रहने वाली है, सिंगुलर। क्लियर है? चलिए अब इसके ऑपोजिट चलते हैं गाइस। देखो वैसे मैंने आपको आज तक हमेशा क्या बोला है, सब्जेक्ट हमेशा कहाँ मिलता है सेंटेंस की स्टार्टिंग में, राइट? लेकिन अब उसकी एक्सेप्शन देता हूँ गाइस, कुछ वर्ड्स लिखना। हाँ जी गाइस, जैसे सम, ऑल, नन, मोस्ट, पार्ट, परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेस्ट, majority, तो ये जो वर्ड्स हैं गाइस, सम, ऑल, नन, पार्ट, रिमाइंडर, परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेस्ट, मोस्ट, majority, अब ये इन वर्ड्स में हमें क्या लगता है गाइस, पिछले रूल में हमने क्या देखा, अगर वो वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएंगे तो आंख बंद करके मान के चलना वर्ब क्या रहने वाली है, सिंगुलर, राइट? लेकिन अब इन वर्ड्स में देखना गाइस, मन क्या कह रहा है, सम के साथ वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? ऑल मतलब क्या होता है, सारे, सभी। नन क्या होता है, कोई भी नहीं। तो ऑल मतलब सारे। तो मन क्या कह रहे हैं, वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल, राइट? सर ऑल के साथ तो प्लूरल ही आएगी, ऑल तो मतलब क्या होता है, सारे के सारे। तो और सारे के साथ तो क्या आनी चाहिए, प्लूरल ही आनी चाहिए। बट गाइज ऐसा नहीं होता। हाँ जी गाइज, वो आपने मूवी देखी है 3 इडियट्स, उसका वो गाना सुना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। यहाँ ऑल के साथ इज कैसे आ रहा है? या चलो ऑल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ ऑल ऑफ द फूड वॉज या वर स्टेल, कि सारा का सारा खाना क्या था, बासी था। यस गाइस, ऑल ऑफ द फूड वर स्टेल या वॉज स्टेल? हाँ सर ठीक कह रहे हो, अब यहाँ तो वॉज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि फूड खुद ही सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं ये लिख देता गाइस, देखना, ऑल ऑफ द फूड आइटम्स लिख देता मैं, ऑल ऑफ द फूड आइटम्स, यस गाइस, ऑल ऑफ द फूड आइटम्स वॉज स्टेल या वर स्टेल? अब बताओ क्या आएगा, ऑल ऑफ द फूड आइटम्स, अब क्या आएगा, वर स्टेल, क्योंकि अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आइटम्स। तो गाइज ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन डिसाइसिव वर्ड्स, मतलब धोखेबाज वर्ड्स। ये धोखा देते हैं, दिखने में लगते हैं कि प्लूरल होंगे लेकिन ये एक्चुअली में प्लूरल होते नहीं है। ठीक है, तो इनमें आपको क्या ध्यान रखना गाइज, इन इन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, कौन से वर्ड्स, सम, ऑल, नन, मोस्ट, पार्ट, परसेंटेज, वो मैथमेटिक्स वाला परसेंटेज कह रहा हूँ मैं, जैसे 10%, 20%, वो जो बोलते हैं ना, वो वाला परसेंटेज। और फ्रैक्शन में भी वही बोल रहा हूँ, जैसे 2/3 या जैसे हम बोलते हैं 1/3 या 1/4। तो ये जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, रेस्ट, मेजोरिटी, अगर इनसे वर्ड्स, इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इनमें आप सब्जेक्ट, इनमें आपको वर्ब डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ द फॉलोइंग नाउन, मतलब आगे चलो और आगे आने वाला जो पहला नाउन है, अगर वो प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा, और अगर आगे आने वाला नाउन सिंगुलर है तो वो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। जैसे ऑल ऑफ द फूड में फूड सिंगुलर था तो हमने वर्ब क्या ली, सिंगुलर। और ऑल ऑफ द फूड आइटम्स में सब नाउन क्या था, आइटम्स। तो जब नाउन प्लूरल होगा तो फिर वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं गाइस जो आगे आने वाले वर्ड पे डिपेंड करते हैं अपनी वर्ब के लिए। जैसे सम ऑफ द वाटर इन द टैंक इज कंटामिनेटेड, लेकिन सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल आर प्लानिंग अ प्रोटेस्ट। तो ऊपर इज क्यों आया, मैंने क्या कहा था, इनसे आगे चलो जो पहला नाउन मिलेगा, वाटर को देखना है, टैंक को नहीं, पहले नाउन को देखना है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, वाटर। एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, सब्जेक्ट हॉस्टल नहीं है, सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। तो आगे चल के जो पहला नाउन आपको मिलेगा उसको देख के आपको वर्ब डिसाइड करनी होती है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल आर प्लानिंग अ प्रोटेस्ट, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन, इज एक्यूरेट, एंड ऑल ऑफ द एम्प्लॉइज इन द कंपनी have received their bonuses. None of the money stolen has been recovered by the police. None of the books in the library are missing after the inspection. A large percentage of the population is dependent on agriculture. A large percentage of the voters are dissatisfied with the government. तो गाइज हमें ये देखना होता है कि आगे आने वाला नाउन क्या है, इन वर्ड्स के, सिर्फ इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड्स से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इनसे आगे चलो, जो पहला नाउन आपको मिलेगा, फर्स्ट नाउन, वो डिसाइड करेगा कि सेंटेंस में वर्ब क्या आने वाली है। जैसे सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप, लेकिन सम ऑफ माई वर्क इज लेफ्ट।
20% ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय क्या बोलते हैं माइग्रेंट्स, लेकिन 20% ऑफ द migrants have occupied the area. So 20% of the area is occupied by the migrants, लेकिन 20% of the, जैसे मैंने बोला, migrants are living in the restricted area. तो ये डिपेंड करता है गाइस आगे आने वाले लाउन पे. Majority of the syllabus is finished. Majority of the topics are being covered in this series. तो ये डिपेंड करेगा आगे आने वाले नाउन पे. आगे नाउन जो होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी होती है. अगर आगे आने वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब रहेगी सिंगुलर, और अगर आगे आने वाला नाउन प्लूरल है तो वर्ब रहेगी प्लूरल. जैसे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज हैप्पी विद द गवर्नेंस, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स आर डिससेटिस्फाइड विद द रिजल्ट. तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज, मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स आर. बदल गया अकॉर्डिंगली. तो जैसा आगे आने वाला नाउन है उसी अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं. तो ये है आपका रूल नंबर 5. चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 6, आइदर एंड नीदर. आइदर एंड नीदर का मतलब क्या होता है गाइस? अब देखना, आइदर एंड नीदर ना दो तरह से यूज होते हैं गाइस. कैसे? एक तो और नॉर के साथ, और एक और नॉर के बिना. ठीक है. तो जब आइदर नीदर अकेले यूज होते हैं, मतलब और नॉर के बिना यूज होते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है गाइस? आइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक. जैसे मैं बोलता हूँ यू कैन यूज आइदर ऑफ योर हैंड्स, कि दोनों में से कोई भी एक हाथ यूज कर लो. और नीदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक भी नहीं. हाँ, बच्चे ना नीदर को पता है क्या समझते हैं गाइस? नीदर को बच्चे को समझ जाते हैं नीदर मतलब दोनों. जैसे मैंने बोला नीदर ऑफ द कंट्रीज वॉज रेडी टू स्टॉप द वॉर. नीदर का मतलब उनको, हमें दिमाग में क्या लगता है? ना रशिया रेडी था ना यूक्रेन रेडी था वॉर रोकने के लिए. तो हमें लगता है जब ना रशिया रेडी था ना यूक्रेन रेडी था, इसका मतलब दोनों रेडी नहीं थे. गाइस अगर मैंने दोनों बोलना होता ना तो फिर मैं पता है क्या बोल देता? बोथ. तो बच्चे नीदर को और बोथ को सेम चीज मान जाते हैं. उनको लगता है नीदर और बोथ एक ही चीज है. गलत. गाइस नीदर और बोथ एक जैसे नहीं होते. ठीक है. नीदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक भी नहीं. और बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों. ठीक है. नीदर और बोथ का यही डिफरेंस है. नीदर मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं, और बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों. सो नीदर ऑफ द कंट्रीज का मतलब क्या है? दोनों देशों में से कोई एक भी देश लड़ाई रोकने को तैयार नहीं था. तो जब आइदर एंड नीदर अकेले यूज होते हैं ना गाइस, तो ये हमेशा क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं. क्यों? आइदर का मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक. और नीदर का मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक भी नहीं. So they are singular indefinite pronouns and they always take a singular verb. कब? जब ये और नॉर के बिना यूज होते हैं. देखना, either of the two books is useful for your preparation. Neither of the answers was correct in the last mock test. Either of the strategies seems promising at first glance. Neither of the candidates has been selected for the scholarship. Either of the laptop works fine for basic programming. Neither of the teams is willing to concede defeat. Either of the two plans looks practical, but both cannot be chosen. So neither of the answers का मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक आंसर भी ठीक नहीं था. Neither of the candidates का मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक कैंडिडेट भी स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ. Neither of the teams का मतलब क्या है? दोनों टीमों में से कोई एक भी टीम हार मानने को तैयार नहीं थी. तो याद रखना गाइज, आइदर और नीदर जब और नॉर के बिना यूज होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है. जब ये और नॉर के बिना यूज होंगे, सो दे विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब. क्यों? क्योंकि आइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक. और नीदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक भी नहीं. ठीक है. अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे, जब ये और नॉर के साथ यूज होते हैं. ये भी दिमाग में आ रहा होगा सर, और नॉर के साथ यूज होते हैं तब क्या होता है इनमें, तो वो देख लो. अब ये तीन पैर याद रखना गाइज. ठीक है. आइदर और, neither nor, and not only but also. इन तीन पेयर्स में अब अलग से एक रूल बनता है गाइस. इनमें क्या रूल बनता है गाइस? देखो, आइदर और, नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला आइदर इंडिया और चाइना इज गोइंग टू या आर गोइंग टू. देखो, आइदर इंडिया और चाइना का मतलब क्या है? या तो इंडिया या फिर चाइना, दोनों में से कोई एक.
राइट। अब जब इस सिचुएशन में हम बात करते हैं ना, इस दोनों में से कोई एक, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि कौन डिसाइड करेगा वो। अब हमने सीखा था सब्जेक्ट सिर्फ एक होता है सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है, एंड के पास। याद है ये चीज, पिछले लेक्चर में हमने सीखी थी। तो आइदर इंडिया और चाइना का मतलब क्या है, या तो इंडिया या फिर चाइना, मतलब दोनों में से कोई एक। अब इस सिचुएशन में सवाल ये है कि कौन कौन सब्जेक्ट बनेगा, इंडिया या चाइना। अब आप सोच रहे हो कि सर इंडिया बनेगा क्योंकि वो पहले आ रहा है, बट सरप्राइजिंगली गाइस, जब आपको, अब देखो आइदर इंडिया और चाइना का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी 50-50। कितने परसेंट चांस है कि इंडिया सब्जेक्ट है, कितने परसेंट चांस है कि चाइना सब्जेक्ट है, 50-50। तब सवाल ये उठता है कौन वर्ब डिसाइड करेगा। अब इस सिचुएशन में क्या होता है गाइस, जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है वो वर्ब को इन्फ्लुएंस करता है। तो आइदर इंडिया और चाइना इज, तो यहाँ पे इज आ रहा है किसकी वजह से, चाइना की वजह से। तो जब भी आपको याद रखना गाइस, प्रोबेबिलिटी मिलती है मतलब 50-50%, ना ये ना वो, या ये या वो। तो जैसे मैं बोलता हूँ नीदर, मान लो मैंने बोल दिया गाइस नीदर रोहित नॉर हिज फ्रेंड्स, ना तो रोहित और ना ही उसके दोस्त। अब सवाल ये है सब्जेक्ट कौन है, रोहित सब्जेक्ट है या उसके फ्रेंड सब्जेक्ट है। हाँ जी गाइस, नीदर रोहित नॉर इज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग या आर गोइंग ऑन द ट्रिप। अब देखो ना तो रोहित जा रहा है ना उसके दोस्त जा रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये है गाइस कि सब्जेक्ट कौन बनेगा। गाइस याद रखना, जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो नीदर रोहित नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप। अगर ऐसे होता, अगर फ्रेंड्स पहले होता रोहित बाद में होता, मान लो ऐसे होता कि नीदर रोहित फ्रेंड्स नॉर रोहित, फिर क्या लगाते हैं हम, इज गोइंग। और सेम नॉट ओनली बट ऑल्सो में होता है कि नॉट ओनली इंडिया but also its neighboring countries have asked the United Nations to sort out this issue. So not only India but also its neighboring countries. कौन नजदीक है वर्ब के ज्यादा, countries, right? So neither India, या फिर हम बोलते हैं not only India but also its neighboring countries have asked the United Nations to interfere in this issue. So not only India but also its neighboring countries have। तो गाइस याद रखना, आइदर और, नीदर, नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या रूल बनता है, जो भी नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है वो उसको डिसाइड करता है। देखो दोनों सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होंगे ये तो हमें पता ही है कि फिर तो वर्ब सिंगुलर रहनी ही है। लेकिन अगर एक सिंगुलर हो जाए और एक प्लूरल हो जाए तो क्या होगा, वर्ब किससे एग्री करेगी, जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होगा। एग्जाम्पल देखना गाइस, अ डॉक्टर और अ नर्स, दोनों सिंगुलर हैं। हमें क्या देखना है, जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होगा वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। सो अ डॉक्टर और अ नर्स इज अवेलेबल इन द इमरजेंसी वार्ड एट ऑल टाइम्स। सेकंड एग्जांपल देखना गाइस, हाँ जी, नीदर द मैनेजर नॉर द असिस्टेंट वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग। हाँ जी गाइस, आइदर द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट मेंबर्स। अब ये देखो, अब इसमें क्या करें, प्राइम मिनिस्टर को सब्जेक्ट माने या कैबिनेट मेंबर्स को। वैसे मैंने आपको क्या बोला था गाइस, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है, याद है। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी लग जाती है ना 50-50, और 50-50 प्रोबेबिलिटी सिर्फ किस में लगती है, आइदर और, नीदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, बस ये तीन याद रखना है आपने। सो इन तीनों के साथ क्या होगा, जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होगा वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। So either the prime minister or the cabinet members are responsible. Next, either the students or the teacher is supposed to answer the question. किसकी वजह से इज आया, टीचर की वजह से, क्योंकि नजदीक कौन था, टीचर। नीदर नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच, क्या आएगा, इज डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट, किसकी वजह से, जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। Not only the director but also the employees are opposing the merger. Neither the MPs nor the ministers were willing to take the responsibility. किसकी वजह से, जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक है वो उसको डिसाइड करता है। Neither his friends nor he is ready to apologize. तो क्या होगा गाइस, जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होगा वही उसको इन्फ्लुएंस करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब भी डिसाइड करते हैं। तो इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड यूजिंग आइदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, द नाउन क्लोजर टू द वर्ब, नियरर टू द वर्ब विल डिसाइड द वर्ब, कि जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होगा वो उस वर्ब को डिसाइड करेगा। क्लियर है ये चीज़ गाइस।
तो हमेशा याद रखना ये कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी लगती है 50-50, और प्रोबेबिलिटी किस में लगती है, आइदर और, नीदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो के बीच में। चलेगा इस नेक्स्ट नेक्स्ट रूल है गाइस, द नंबर ऑफ एंड अ नंबर ऑफ। अब इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने में नहीं लगता, लेकिन एक्चुअली में होता है गाइस। अ नंबर ऑफ, अब इसके आगे जो भी आपको दिया हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर एक दिया है आपको द नंबर ऑफ, ठीक है, और इसके आगे कुछ भी आपको दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिफरेंस है गाइस बेसिकली किसके बीच में, अ और द के बीच में यहाँ पर। तो अ नंबर ऑफ से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है ना गाइस, तो याद रखना इट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। और अगर कोई सेंटेंस अगर ये सुना कोई सेंटेंस शुरू होगा, स्टार्टिंग की बात है गाइस, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर आपको अ नंबर ऑफ मिलता है तो वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल। और अगर आपको किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में द नंबर ऑफ मिलता है तो याद रखना वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। अब ये क्यों होता है गाइस, देखना, अ इज रैंडम, अ मतलब कोई भी एक, और द होता है स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर नंबर। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो अ नंबर ऑफ एक रैंडम नंबर होता है जो प्लूरल की तरफ डायरेक्ट करता है, प्लूरल प्लूरल की तरफ उसको उसको कम्युनिकेट करता है। तो अ नंबर ऑफ मीन्स बहुत सारे, अ नंबर ऑफ डैश मतलब अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, लेकिन द नंबर का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक नंबर मतलब एक संख्या। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, सो द नंबर बेसिकली फोकसेस ऑन द फिगर इटसेल्फ। द नंबर जो होता है वो अम, जो द नंबर होता है वो क्या रहता है वो हमेशा सिंगुलर को फोकस करता है। जैसे द नंबर ऑफ मलेरिया केसेस इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ मलेरिया केसेस का मतलब क्या हुआ, मलेरिया केसेस की जो संख्या है वो संख्या बढ़ रही है। सो द नंबर ऑफ विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, जबकि अ नंबर ऑफ विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। सो द नंबर ऑफ बेसिकली फोकसेस ऑन द नंबर। जैसे मैं बोलता हूँ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास इज 35, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास के, क्लास में प्रेजेंट जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या है वो 35 है। तो द नंबर represents to a specific number and that takes a singular verb, बल्कि a number of does not refer to any particular number, it refers to a random number which is plural। जैसे a number of students are present in the class, so याद रखना guys, a number of will always take a plural verb and the number of will always take a singular verb। ठीक है, ये क्यों होता है एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अ नंबर मतलब बहुत सारे, अ नंबर ऑफ रूल्स have been implemented, a number of countries are participating in this conference, a number of citizens are affected by this, लेकिन the number of countries participating is more than 20, the number of cases is the number of cases pending in the high supreme court is more than 14 million, so is the number of cases। तो अ नंबर तो फिर भी हमें याद रह जाता है, द नंबर ऑफ है जिस पे आपको फोकस करना है गाइस। आज के बाद याद रखना किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आपको द नंबर ऑफ मिलता है ना, आगे कुछ भी दिया हो याद रखना वर्ब क्या रहेगी, हमेशा सिंगुलर। तो एग्जांपल देखना, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द हाईवेज इज इंक्रीजिंग अलार्मिंगली। आप शायद यहाँ पे आर लिखते, अपने मन से पूछ के बताना आप क्या लिखते हैं यहाँ पे गाइस, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द हाईवेज इज लिखते हैं या आर लिखते हैं। So the number of accidents on the highways are rising alarmingly. The number of seats in the auditorium is limited to 200. The number of complaints against the airline is shocking. The number of COVID-19 cases is declining in the city. लेकिन अगर वहीं अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो देखना, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट ड्यू टू इलनेस, a number of reforms have been introduced in the banking sector, a number of experts believe the economy will recover soon, and a number of farmers are protesting against the new farm bill। So the number of will always take a singular verb। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको द नंबर ऑफ मिलता है तो इट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, जबकि if a sentence begins with a number of तो that sentence will always take a plural verb। तो द नंबर ऑफ याद रखना, द नंबर ऑफ याद लेता है एक सिंगुलर वर्ब। अ नंबर ऑफ वाला तो हमें क्लियर है गाइस, वो हम बचपन से ठीक बोलते आ रहे हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, अ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर वेटिंग इन द क्यू।
तो अ नंबर ऑफ तो हमें आइडिया है, ये द नंबर ऑफ वाला है ना, ये कंफ्यूज कर देता है, इसको याद रखना। द नंबर ऑफ से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब विद इट, ठीक है। चलेगा इस एंड रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 ये सेम से हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, इस एग्जांपल से समझाता हूँ, देखना। यहाँ पे लिख रहा हूँ मोर देन, मान लो आपको ऐसा एग्जांपल मिल जाए, क्वेश्चन में आ जाए, मोर देन वन सोल्जर वॉज या वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम द क्राइम सीन या फ्रॉम द फ्रंट के, लड़ाई में फ्रंट से। अब एक से ज्यादा सोल्जर, क्या आना चाहिए गाइस, मोर देन वन सोल्जर। अब दिमाग जब चलता है ना गाइस, तो हमारा दिमाग बड़ा मैथमेटिकल होता है। हमें क्या लग रहा है, मोर देन वन सोल्जर का मतलब क्या है, एक से ज्यादा फौजी। एक से ज्यादा है तो क्या होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए, राइट। तो मन क्या कह रहा है, सर यहाँ पे वर आना चाहिए। बट गाइस अब यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं, मैंने क्या बोला, हमेशा सब्जेक्ट ढूंढ के चलो। मोर देन वन सोल्जर, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, सोल्जर। तो यहाँ पे वर्ब वर नहीं, क्या रहेगी, वॉज। सो मोर देन वन सोल्जर वॉज इवैक्यूएटेड फ्रॉम द सीन। लेकिन इसका एक काउंटर रूल भी है, वो भी आपको समझाऊंगा। अगर मान लो वो ऐसे दे देता है, मोर सोल्जर्स देन वन। अब आपको अगर पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। अगर उसने ये ऐसे दे दिया, मोर सोल्जर्स देन वन, अब बताओ क्या आएगा, वॉज या वर। मोर सोल्जर्स देन वन वॉज इवैक्यूएटेड फ्रॉम द फ्रंट या वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम द फ्रंट। हमें मैथमेटिक्स नहीं लगाना, हमें सब्जेक्ट देखना है। अब सब्जेक्ट क्या है, सोल्जर्स। मोर सोल्जर्स, सोल्जर्स आ गया, प्लूरल है, अब क्या रहेगी वर्ब, वर। तो ऐसे आपको कई बार ये फ्रेज मिलता है, ठीक है। इवन दो द मीनिंग इज प्लूरल, द स्ट्रक्चर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन के बाद अगर आपको नाउन मिले, मोर देन वन के बाद, तो याद रखना वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। और मोर के बाद आपको पहले नाउन मिले और उसके बाद देन वन मिले, तो दैट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। जैसे मोर देन वन स्टूडेंट was late for the examination. More than one employee has complained about the new policy. More than one candidate is suitable for this position. More than one book was missing from the library shelf. More than one soldier has been awarded for bravery. So more than one student were late नहीं, more than one student was late। लेकिन अगर more के बाद more than one की बजाय more के बाद पहले noun आ जाए, so when plural noun comes first, the sense is clearly plural, so the verb must be plural. जैसे more students than one, more than one student की जगह आप क्या आ गया, more students than one, अब क्या आएगा, were absent from the class today. More books than one have been misplaced during the shift. More issues than one were raised in the parliamentary session. More reasons than one have been cited for the company's failure. And more cities than one are affected by the severe cyclone. So more students than one was absent नहीं, more students than one were absent होगा. So more than one and more dash than one. तो ये ऐसे होता है गाइस, मोर देन वन, अगर मोर देन वन से स्टार्ट होकर अगर आपको नाउन मिल रहा है तो इट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। और मोर के बाद पहले नाउन आ रहा है और फिर देन वन मिल रहा है तो दैट विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। तो ये एक फ्रेज है जो आपको याद रखना होता है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलेगा इस, तो ये थे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स जो आपको मालूम होने चाहिए एज कॉन्सेप्ट्स के। नॉर्मली सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है जब आपको कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियोज मिल जाते हैं, जैसे एंड वाला या एंड के अलावा कोई भी कंजंक्शन वाला, या जैसे हमने ईच एवरी वन वाला किया आज, या हमने सम ऑल नन वाला, मतलब वो धोखेबाज वर्ड्स वाला किया, या आइदर और नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला किया, या फिर अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ वाला किया, या फिर ये जैसे हमने किया मोर देन वन वाला। तो ये आपको इंडिविजुअली ये आपको एक्सेप्शंस है जो याद रखनी पड़ेंगी, 10 एक्सेप्शंस है। उसके बियॉन्ड आपने वही रूल फॉलो करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। तो ये था गाइस आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ
होमवर्क क्वेश्चंस भी दे के जाना चाहता था गाइस। तो ये 5 क्वेश्चंस मैं दे के जा रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस सेशन का गाइस, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको वैसे सॉल्व करना है तो गाइस आप यहीं पे वीडियो पॉज करके एक बार इन क्वेश्चंस को पढ़िए और मुझे बताइए किस पार्ट में एरर है यहाँ पे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, ए बी सी डी या नो एरर। तो कौन से पार्ट में एरर है आपको ए बी सी डी ई करके बताना है मुझे। और हर ऑप्शन हर क्वेश्चन के साथ बताना है कहाँ पे गलती है। देखते हैं आप कितना अच्छे से समझे हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को और कॉन्सेप्ट्स आपको कितने अच्छे से क्लियर हुए हैं। तो लेट मी नो द आंसर्स इन द चैट बॉक्स एंड लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वी गो अलोंग। तो गाइज इस सेशन के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बट जाने से पहले मैं फिर आपको बता जाता हूँ गाइज आप कैसे। अब देखो, ये तो आपको वेट करना पड़ेगा हर लेक्चर के लिए, लेकिन अगर आपको अपनी स्पीड से प्रिपेयर करना है तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारे लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं। आप कैसे एनरोल कर सकते हो गाइज हमारे कोर्सेज में, बस मैं 20 सेकंड्स लूँगा आपको। बस क्या करना है गाइज, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके बस आपको क्या टाइप करना है, edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ आपको दिखेंगे सारे के सारे कोर्सेज। यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज है, इस पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे आपके बैंकिंग के दोनों कोर्स। ये है हमारा कॉम्बो कोर्स जिसमें आरबीआई, जिसमें आप रेगुलेटरी बॉडी प्लस बैंकिंग दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। और बैंकिंग में तो एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क सब आ जाते हैं। तो ये कॉम्बो कोर्स है आपके ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के लिए। और ये है आपका सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको रेगुलेटरी बॉडी नहीं मिलेगा लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स के सारे कॉम्पोनेंट मिलेंगे। तो गाइज इन पे अभी हम 76% और 70% रिस्पेक्टिवली डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं जुलाई में। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रेपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो आज के लिए इतना है गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर preparation and in your journey ahead. अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाए तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you, all the very best, and happy learning to all of you. Take care, bye bye guys. See you in the next lecture.